डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, polytechhub.com मेरी वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल दोनों का नाम है। और अगर आप मेरे ऐप के बारे में जानना चाहें तो मेरे ऐप का नाम है पॉलीटेक हब, है ना। उसमें .com लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सिलेबस है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को आप लोगों से हम डील करेंगे और इससे लगी सारी जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है मॉस, उसका जो SBT का सिलेबस है, मतलब कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना का जो सिलेबस है, कुछ इस प्रकार से उसमें यूनिट दिए गए हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात आती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स एक प्रकार का क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसके पास कुछ ना कुछ, है ना, स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा, फिक्स रहता है वो सब चीज़ें, तो वो होती है सॉलिड्स। और सॉलिड्स का अगर मैकेनिक्स के बारे में चर्चा किया जाए, मतलब कि सॉलिड के ऊपर अगर लोडिंग आएगा, है ना, उसके अलावा सॉलिड का डिफरेंट सिचुएशंस में क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो सब्जेक्ट कैसा डील रहेगा, वो सब्जेक्ट का नाम रहेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ये जो सारा यूनिट है, उसमें से पहला यूनिट कहता है मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड का, है ना, उस सॉलिड का यांत्रिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि उस सॉलिड में क्या ब्रिटलनेस है, क्या हार्डनेस है, क्या प्लास्टिसिटी है, क्या इलास्टिसिटी है, एंड दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर combinedly known as mechanical properties of the materials. And in the period of studying mechanics of solids, we will study about the mechanical properties of materials like elasticity, plasticity, etc. Students, उसमें नेक्स्ट बात लिखा गया है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो कोई बॉडी है, अगर उस पर हम डायरेक्ट लोडिंग देते हैं, मतलब कि अगर मान चलिए ये मेरा सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप का मार्कर है, तो इसको अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए किसी कॉलम की तरह और उसके बाद इस पर लोडिंग दिया जाएगा, तो इस सिलेंड्रिकल मार्कर में आने वाला कंप्रेशन या फिर टेंशन क्या है, तो उस प्रकार के लोडिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से जो लोडिंग आएगा उसमें होने वाले स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो जब कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा इस बॉडी में, तो साथ ही साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी आएगा। दैट इज़ वाई हम लोग में सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में इसको चर्चा करेंगे, राइट। जहाँ तक बात आती है स्ट्रेस की, तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, है ना। और ये कौन सा जो आप बताते हैं, जैसे कि स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, तो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स होता है ये, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, और इसमें आएगा चेंज इन लेंथ, अगर उसको हम डेल एल से डिनोट करें, डिवाइडेड बाय टोटल एल। तो मतलब कि टोटल लेंथ और चेंज इन लेंथ का एक प्रकार का रेशियो होगा स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होगा, एक प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो होगा, राइट। और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम सारा चीज़ का डिटर्मिनेशन इस चीज़ में करेंगे, इस विशेष यूनिट फर्स्ट में करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 में स्ट्रेन एनर्जी की बात आती है। स्ट्रेन एनर्जी कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी सॉलिड्स को या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप लोड लगाते हो, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, क्या एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है ना। और जैसे कि मान चलिए कि ये मेरा कोई ये है सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, अगर इस पर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद होता है क्या, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है
एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। इसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं हम लोग। आखिरकार स्ट्रेन एनर्जी का क्या फंक्शनल सिस्टम है और एक कैसे स्ट्रेन एनर्जी आती है, इस सारी बात की जानकारी हमको कहाँ मिलेंगी, स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट जब हम पढ़ेंगे तब उसमें मिलेंगी। नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ये स्टूडेंट्स इस यूनिट पर बेंडिंग मोमेंट ऑफ शियर फोर्स, इस यूनिट पर जितना भी स्टार मार्क्स लगा लो उतना कम होगा, है ना, क्योंकि आपकी जितनी भी मशीन्स होंगी उन सारे मशीन्स में इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आप कोई मशीन डिजाइन करो तो उस मशीन में क्या होगा, आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना किसी स्ट्रक्चर के डिजाइनेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दैट इज वाई दिस यूनिट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द इंजीनियर्स in the branch of civil engineering, in the branch of mechanical engineering, right? तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्या होगा इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो आप जानते हैं कि अगर मान चलिए ये कोई स्ट्रक्चर है ना, ये कोई मशीन का पार्ट है जिसमें यहाँ ये पॉइंट फिक्स है और इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट इस प्रकार से जनरेट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ये प्रकार का सॉलिड है तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जब इसमें आएंगी तो क्या होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इस छोर पर जो मोमेंट होगा उसके कारण। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, अगर ये मोमेंट के द्वारा ये बेंडिंग आ रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। और आप जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इस बात की जानकारी हमको बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स में मिलेगा। और इसका हम लोग डायग्राम खींचेंगे तो इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है SFD एंड BMD, मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इसी चीज़ में हम लोग सीखेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सीखना। बेसिकली हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और क्या होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, वो इस यूनिट में हम लोगों को पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड्स का एक प्रकार का कह लीजिए आप कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उस सॉलिड को इसके स्ट्रेंथ को दिखाता है ना, सॉलिड के स्ट्रेंथ को दिखाता है। और साथ ही साथ यही बताता है कि कोई भी अगर सॉलिड है उस विशेष सॉलिड का कौन सा एक्सिस है जिसके अबाउट वो बॉडी इजीली रोटेट कर सकता है। इन सारे चीज़ की जानकारी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देती है। और इसके अलावा हम डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि आई सेक्शंस, एंगल सेक्शंस, टी सेक्शंस एटसेट्रा जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 जो है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस का है ना। किसका है यूनिट नंबर 5, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस का जो यूनिट होगा हम लोग इसमें बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 3 में है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, इसमें है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगा, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का मोमेंट आएगा, उसके अलावा उसके बाद ही बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। और ये बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है, ऐसा मान लीजिए इस बॉडी को, ये बॉडी बेंड कर रहा है तो आप जैसे इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, इस बॉडी का शेप कुछ अगर मान लीजिए इस प्रकार का था तो क्या होगा, ये बॉडी अगर आप इसको ऐसे एट रहे हो तो इस बॉडी का शेप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। ये जो शेप है ये क्या है स्टूडेंट्स, बेंड कर गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं इस पर, क्या कि इसका जो ये फाइबर होगा वो क्या होगा, इस फाइबर का जो प्रत्येक पार्टिकल होगा टेंशन महसूस करेगा और इस फाइबर का प्रत्येक पार्टिकल जो होगा कंप्रेशन महसूस करेगा। इसीलिए हम लोग 2 टाइप के बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि दोनों फाइबर पर आता है, ठीक है। और उसके अलावा बेंडिंग इक्वेशन देखेंगे, उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट बात आती है शियर स्ट्रेसेस की, तो शियर स्ट्रेसेस भी निकालना हम लोग सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट बात आती है यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। स्टूडेंट्स तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे बेसिकली इसेंट्रिक लोडिंग के कारण आने वाला स्ट्रेसेस क्या होता है। इसेंट्रिक लोडिंग कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए अभी आप जितना भी स्ट्रेस पढ़ रहे थे वो कुछ इस प्रकार का था। अगर मान चलिए ये किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन है
है ना। कौन सा बॉडी है, मान चलिए ये कोई क्यूबिकल बॉडी है और इस बॉडी का अगर यहाँ से आप काटे तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमको, है ना। ये एक्स सेक्शन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है बॉडी। इसका नाम दे दिए हम क्या, सेक्शन एट एक्स। और इस बॉडी का ये जो फ्रंट व्यू है ना, ये फ्रंट व्यू है, एफ भी इसका नाम दे दीजिए। इस फ्रंट व्यू में अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे, है ना, तो मान के चलिए ये इसका सेंट्रॉयड है, तो आप क्या कर रहे हो, इस बॉडी के सेंट्रॉयड पर फोर्स लगा रहे हो। अगर ये बॉडी के सेंट्रॉयड पर फोर्स लगने वाला होगा तो इसमें आने वाला जितने भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, मतलब कि वो ऐसा स्ट्रेस होगा जो कि बॉडी के सेंट्रॉयडल पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के कारण जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट बात आती है डायरेक्ट स्ट्रेस के अलावा बेंडिंग स्ट्रेस की। और ये जो यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। मतलब कि अब हम ऐसा लोडिंग देखेंगे जिसमें बेंडिंग के साथ साथ डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होगा। कहने का मतलब है कि ये लोडिंग जो है आपका सेंट्रॉयडल पॉइंट पर नहीं लगेगा, ये लोडिंग कहीं और लगेगा। हम यहाँ लोडिंग लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे कंप्रेसिव लोडिंग, यहाँ पर लगा देंगे। अगर ये P है तो ये भी P हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मेरा सेंट्रॉयडल पॉइंट था जिसको हम यहाँ O से अगर डिनोट करना चाहे तो O से डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल इस फोर्स को मैं मिटा रहा हूँ, राइट, इस फोर्स को मिटाऊंगा। ये भी मेरा सेंट्रॉयडल पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें फ्रंट व्यू में, तो ये मेरा जो P पॉइंट जहाँ पर फोर्स लग रहा है कुछ इस यहाँ पर वो पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रॉयड से पॉइंट चेंज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही सेंट्रॉयड से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का चेंज करेगा, इसमें दो प्रकार की स्ट्रेसेस जनरेट होगी। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस बॉडी को हम यहाँ से कंप्रेस करना चाहें तो कुछ इस प्रकार का इसका जो डिफॉर्मेशन आने वाला होगा इस बॉडी में, कुछ इस प्रकार का डिफॉर्मेशन आएगा इस बॉडी में, है ना, कुछ इस प्रकार का डिफॉर्मेशन आएगा। अगर आप इसको देखना चाहे थोड़ा सा तो कुछ इस प्रकार का इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। मतलब कि अगर आप सिर्फ अपर लेयर में कंप्रेशन डाल रहे हो तो अपर लेयर का जो फाइबर होगा वो क्या होगा, कंप्रेस होने का प्रयास करेगा। दैट इज वाई नीचे वाला फाइबर जो होगा वो टेंशन में आने का प्रयास करेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पर टेंशन आएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा ही, क्योंकि इसके सेंट्रॉयडल पॉइंट के अबाउट मोमेंट जनरेट होगा। और कभी भी मोमेंट जनरेट हो रहा है किसी भी स्ट्रक्चर में तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर किसके साथ डील करेगा, वो स्ट्रक्चर बेंडिंग स्ट्रेस के साथ डील करेगा। मोमेंट जैसे ही आया बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि मोमेंट आएगा स्ट्रक्चर को घुमाने का प्रयास करेगा, स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और वहाँ से मोमेंट का जनरेशन होगा, राइट। तो मोमेंट के अलावा इसमें एक और स्ट्रेस जनरेट होता है, उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, और वो स्ट्रेस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो फिलहाल आप इस चीज़ को इतना ही तक समझिए। जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, है ना, इसका एक और नाम होता है कंबाइंड स्ट्रेस। मतलब कि इसी दिनों का एक नाम दे दिया गया है कंबाइंड स्ट्रेस। तो कंबाइंड स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होता है स्टूडेंट्स, इसेंट्रिक लोडिंग के कारण होता है। और इसेंट्रिक लोडिंग कहने का मतलब ये हो गया कि वो लोडिंग जो कि सेंट्रॉयडल पॉइंट पर नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है यूनिट नंबर 7 की, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो प्लेन्स और स्ट्रेसेस होगा जो कहीं ना कहीं शियर फोर्स के साथ डील करेगा, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, सिंपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। वो मेनली शियर फोर्स के बारे में डील करेगा। और इसमें हम लोग मोहर सर्किल डायग्राम ही पढ़ेंगे। मतलब कि जो शियर स्ट्रेस निकालने का जो तरीका होता है उसका एक एनालिटिकल मेथड भी होता है और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो हम लोग एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे और ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या, मोहर सर्किल मेथड। और मोहर सर्किल मेथड से हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिटर्मिनेशन, उसका जो भी फंक्शनल सिस्टम है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 टॉर्सन की। तो टॉर्सन जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चर के कुछ ऐंठने जैसे डील करेगा। मतलब कि मान लीजिए ये मेरा सिलेंड्रिकल सिस्टम है और इसमें अगर इसमें मोमेंट यहाँ जनरेट हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसको हम फिक्स कर दिए हैं। जैसे ही ऊपर में मोमेंट जनरेट होगा और नीचे वाला फिक्स है तो क्या होगा, ये बॉडी ऐंठ जाएगा। और इस प्रकार से जब बॉडी ऐंठेगा तो उसको हम लोग टॉर्सनल सिस्टम डील करेंगे और टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये जाकर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जो मैकेनिकल ब्रांच का
थर्ड सेमेस्टर का मॉस का सिलेबस है कुछ इस प्रकार से उसका है ना स्टार्टर है, और जब हम लोग अगले क्लासेस से यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि ये पढ़ाई जो हो रही है वो बेस्ट हो रही है और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप हमारे साथ polytechhub.com के साथ बने रहिए। हमारा एक ऐप भी आ चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका नाम है पॉलीटेक हब। ऐप का नाम है पॉलीटेक हब। स्टूडेंट्स polytechhub.com नहीं, पॉलीटेक हब, पॉलीटेक है ना, HUB है ना, पॉलीटेक हब। यहाँ पर H जो है 2 बार यूज में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल यूज किए हैं क्योंकि ऐसा कुछ बनाने का तरीका है, लोगो है, ठीक है। तो पॉलीटेक हब नाम का एक ऐप है, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या भी डिप्लोमा के किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग है आपकी, तो बेसिकली 5 इंजीनियरिंग होते हैं, मैकेनिकल, CSE, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग है ना बने रहिएगा मेरे साथ, और हम लोग आने वाले लेक्चर से पढ़ेंगे मॉस। थैंक यू।